आपको याद है अभी हाल ही में एविएशन सेक्टर में कितना बड़ा संकट आया था। हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे। फ्लाइट्स धड़ाधड़ कैंसिल हो रही थी और चारों तरफ बस केओस का माहौल था। पता है, इस एक घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कैसे एक कंपनी की प्रॉब्लम से पूरा का पूरा सेक्टर ठप पड़ सकता है। और यही हमें एक बड़े इकोनॉमिक पैटर्न की तरफ ले जाता है जो भारत में आप कह सकते हैं कि चुपचाप अपनी जड़ें जमा रहा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत के कई बड़े बड़े सेक्टर्स में असल में कोई तगड़ा कंपटीशन है ही नहीं, बल्कि सिर्फ दो बड़ी कंपनियों का राज चलता है। चाहे आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हो, अपना मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हो या फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हो। और बस इसी चीज को कहते हैं डुओपली। मेगामाइंड एकेडमी के इस नए विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे बाजारों की हकीकत ही नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि इसका सीधा असर हम सब पर कैसे पड़ता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले ड्यूओपली है क्या, फिर देखेंगे भारत के किन किन सेक्टर्स में ये मौजूद है, इसका हम पर, आप पर क्या असर पड़ता है, हमारे रेगुलेटर्स के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डुओपली बला क्या है और ये बनती कैसे है। तो सबसे जरूरी बात, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डुओपली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां दो कंपनियां मिलकर किसी एक सेक्टर पर आप कह सकते हैं कि हावी हो जाती हैं। वही कीमतें तय करती हैं, वही मार्केट के रूल्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, जबकि बाकी जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं ना, उनका कोई खास असर नहीं पड़ता। इसको और आसानी से समझने के लिए जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए, मोनोपोली में क्या होता है, एक कंपनी का पूरा कंट्रोल। डुओपोली में दो कंपनियों का दबदबा। और ओलिगोपोली में कुछ गिनी चुनी कंपनियां मार्केट को कंट्रोल करती हैं। तो डुओपोली कह सकते हैं कि इन दोनों के ठीक बीच की स्थिति है। अब सवाल यह है कि भाई भारत में ये डुओपोलीज बनती ही क्यों हैं? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला, हाई केपेक्स, मतलब कुछ सेक्टर्स में बिजनेस शुरू करने के लिए शुरू में ही बेहिसाब पैसा चाहिए। सोचिए, एक एयरलाइन या टेलीकॉम कंपनी खड़ी करने में कितना खर्च आता है। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे एयरपोर्ट पर उतरने के लिए स्लॉट्स या टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, ये लिमिटेड हैं। तीसरा, सरकार की नेशनल चैंपियंस बनाने की सोच, जहां कोशिश होती है कि कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां दुनिया में मुकाबला करें, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह होता है कि देश के अंदर कंपटीशन कम हो जाता है। और चौथा, डिजिटल दुनिया का नेटवर्क इफेक्ट, जहां ज्यादा यूजर्स एक ही प्लेटफॉर्म की तरफ खिंचे चले आते हैं। चलिए, अब थियोरी से हटकर कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं और भारत के उन बड़े सेक्टर्स को देखते हैं जहां ये दो खिलाड़ियों का खेल चल रहा है। सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण तो एविएशन सेक्टर ही है। जरा इस चार्ट को देखिए। इंडिगो अकेले ही करीब 64% डोमेस्टिक मार्केट पर कब्जा किए हुए है और दूसरे नंबर पर आता है एयर इंडिया ग्रुप। अब इन दोनों को मिला दें तो मार्केट का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं के पास है। यहाँ एंट्री लेना इतना मुश्किल है और एयरपोर्ट स्लॉट्स जैसे रिसोर्स इतने कम हैं कि नई कंपनियों का टिकना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। आपको याद ही होगा 2016 में जियो की एंट्री ने कैसे पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया था। अरबों डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट के दम पर जियो ने एक ऐसी डोमिनेंट पोजीशन बनाई जिसका मुकाबला करने के लिए एयरटेल को भी अपने दाम गिराने पड़े। और आज हालत यह है कि ये दोनों कंपनियां ही मिलकर मार्केट चला रही हैं, और जब टैरिफ बढ़ाती हैं तो लगभग एक साथ ही बढ़ाती हैं। और इस स्लाइड में जो बात कही गई है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉइंट ये है कि दोनों कंपनियों ने एक ही समय पर दाम बढ़ाए। पता है क्यों? क्योंकि डुओपोली में कंपनियां अक्सर कीमत पर ज्यादा लड़ती नहीं हैं। उन्हें पता है कि कस्टमर के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो मिलकर मार्केट पर अपना कंट्रोल बनाए रखती हैं। और ये कहानी सिर्फ एविएशन या टेलीकॉम की नहीं है। आप देखिए, फूड डिलीवरी में ज़ोमैटो और स्विगी, ई कॉमर्स में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, डिजिटल पेमेंट्स में फोनपे और गूगल पे, यहाँ तक कि स्टॉक डिपॉजिटरीज में भी CDSL और NSDL का ही दबदबा है। तो ये पैटर्न कई सेक्टर्स में फैलता जा रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस सब का हम पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। वैसे अगर ये विश्लेषण आपको जानकारी भरा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। इससे हमें ऐसे और भी टॉपिक्स को कवर करने में बहुत मदद मिलती है। देखिए, डुओपोली का असर ना एक के बाद एक कई स्टेप्स में दिखता है। सबसे पहले इन बड़ी कंपनियों को कीमतें तय करने की आज़ादी मिल जाती है। फिर वो बिना क्वालिटी सुधारे दाम बढ़ाना शुरू कर देती हैं। जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो इनोवेशन, मतलब नई नई चीजें आना भी रुक जाता है।
छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए तो मार्केट में घुसना या टिकना ही मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ा खतरा है सिस्टेमिक रिस्क, जैसा हमने एविएशन में देखा कि अगर एक बड़ी कंपनी डूबी तो पूरा का पूरा सेक्टर हिल सकता है। और ये बात शायद हम सबने कहीं ना कहीं महसूस की होगी। क्वालिटी तो गिरती जा रही है, लोग बस इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है। जब मार्केट में दो ही बड़े खिलाड़ी हों तो उन्हें सर्विस की क्वालिटी सुधारने की ज्यादा जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में रेगुलेटर यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या सीसीआई, इसका रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये निगरानी रखने वाली संस्था इस चुनौती से निपट पा रही है? सीसीआई की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो पता चलता है कि यह बहुत बहुत धीमी है। मान लीजिए शिकायत दर्ज हुई, जैसे जोमैटो और स्विगी के खिलाफ हुई थी, फिर जांच शुरू होती है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी पेनाल्टी का स्टेटस पेंडिंग ही रहता है। अब इस देरी की वजह से इन कंपनियों को अपनी पावर का फायदा उठाने का पूरा मौका मिल जाता है। और तो और डिजिटल बाजारों में इन्हीं सब दिक्कतों से निपटने के लिए एक डिजिटल कंपटीशन बिल लाने की बात चल रही थी, लेकिन सरकार ने उस ड्राफ्ट को भी वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल डिजिटल स्पेस में इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए कोई मजबूत कानून हमारे पास नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या डिओपोली हमेशा ही बुरी होती है? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और समझते हैं कि क्या बड़े स्केल पर काम करने के कुछ फायदे भी हो सकते हैं। इस टेबल से ये पूरी बहस और साफ हो जाती है। फायदों की बात करें तो बड़े स्केल की वजह से एफिशिएंसी आती है, मतलब हर यूनिट को बनाने का खर्चा कम हो जाता है। इससे नेशनल चैंपियंस बनते हैं। और हाँ, शुरुआत में सस्ती सर्विसेज भी मिल सकती हैं, जैसा हमने यूपीआई के मामले में देखा। लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही बड़े हैं। महंगी कीमतें, घटिया क्वालिटी, स्टार्टअप्स के लिए बंद होते रास्ते और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सिस्टमिक रिस्क। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? भारत के बाजारों के लिए भविष्य में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, समाधान के लिए कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहले सीसीआई को और ज्यादा पावर देनी होगी और उसे तेज बनाना होगा। एक मजबूत डिजिटल कंपटीशन बिल लाना बहुत बहुत जरूरी है। हमें यूरोपियन यूनियन जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के कानूनों से सीखना होगा और ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो नए खिलाड़ियों के लिए मार्केट में एंट्री को नामुमकिन न बनाए। ये एक बहुत ही जटिल समस्या है जिसका कोई आसान सा हल नहीं है, लेकिन इस पर हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। आपके हिसाब से भारत में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और जानकारी से भरे विश्लेषणों के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।